हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा सवाल है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैसे हुआ। मतलब कि इस दुनिया में सबसे पहली बार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, अलग अलग साइंटिस्ट ने, राइट। कुछ हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म या क्रिश्चियनिज्म में अलग अलग कंसेप्ट बताए गए हैं। कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि अलग अलग स्पीसीज एज इट इज एग्जिस्ट करते थे, मतलब जैसे थे वैसे ही थे, और उसके बाद उनके अंदर चेंजेस आते गए, इवोल्यूशन होता गया। कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि एक अननोन एरिया से एक यू कैन से बॉडी आई, मास आया, बराबर, और उसने फिर इवोल्यूशन किया, उसने फिर कुछ किया। कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि एक साथ दुनिया पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, कैटास्ट्रॉफिज्म आया, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय हुआ, और उसके बाद वंस अगेन एक नई दुनिया बनी। लेकिन जो हाईली एक्सेप्टेड थियोरी है उसका नाम है इवोल्यूशन में आने वाला, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ में आने वाला ओपेनिन हार्डन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, बराबर। ओपेनिन एंड हार्डन ये साइंटिस्ट ने एक थियोरी दी है जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, आज भी हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। उसका नाम है मॉडर्न थियोरी और केमिकल थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब के इस अर्थ पे, दुनिया में, ये जो जमीन हमारी, मतलब के ये जो प्लैनेट है अर्थ, उस पे फर्स्ट टाइम किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, ये आज हम समझने का ट्राई करने वाले, बराबर। सो ये प्रोसेस जो हुई थी वो कहीं ना कहीं उनका ऐसा बोलना है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है। कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने लगाया, उसके तहत उन्होंने बताया कि प्रीबायोटिक सूप या होटेलिट सूप बताया, बराबर है। ये प्रोसेस को, मतलब ये प्रोसेस कुल मिला के होती है पानी के अंदर, सी वाटर के अंदर, बराबर है, जिसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का, या फिर यूवी और एक्स रेडिएशन का, एक्सरे या यूवी रेडिएशन का है, या फिर हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस हुई होगी, ऐसा उनका मानना है, बराबर है। या फिर कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव वी कैन से एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, बराबर है। बट ये ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ किस तरीके से हुआ वो आज हम लोग समझने का ट्राई करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ ओपेनिन एंड हार्डन, बराबर है। तो सबसे पहले उनका ये बोलना था कि एटम्स आए, फ्री एटम्स पहले आए। क्या है? पहले फ्री एटम्स आए, बराबर है। और फ्री एटम्स में कौन से एटम आए? तो उसमें आ गए कार्बन आ गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सही है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट आ गए। उसके बाद चलो ठीक है, इतने काफी मुझे लगता है ना। तो ये कुछ नॉर्मल एटम्स पहले आए, फ्री एटम्स थे, मतलब पानी में, है ना, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, सी वाटर में कोई प्रोसेस हुई है, सही है। तो ये कुछ पहले फ्री एटम्स आ गए जो आपके सामने है। अब ये फ्री एटम्स आपस में जुड़ने लगे, आपस में क्या हुआ, उनको जुड़ने लगे, और उन्होंने बनाया सिंपल ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक, पहले क्या बनाया उन्होंने? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्री एटम्स। ये फ्री एटम्स का यूज करके उनको जुड़ के क्या बनाया उन्होंने? फ्री इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया। जैसे कि यहाँ पे CO2 बन गया, जैसे कि यहाँ पे H2 बन गया, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं ना, यहाँ पे NH3 बन गया, मतलब अमोनिया बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया, सही है। यहाँ पे मीथेन भी बना, CH4 बन गया। तो ऐसे अलग अलग क्या बन गए? सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनना शुरू हो गए, सही है। अब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं रिएक्शन करना शुरू किया। क्या किया? रिएक्शन करना शुरू किया, और उन्होंने बना दिया सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये पूरी प्रोसेस पानी में हुई है, सही है। तो उन्होंने क्या बना दिया? अभी सिंपल और यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप देख लेना। जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल में ले रहा हूं कि CO2 प्लस H2O प्लस CH4, बराबर, उनसे मिलकर क्या बना? उनसे मिलकर बना ग्लूकोज, मतलब के उसका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनी, बराबर है, मतलब के शुगर्स बने, है ना। और उसी से मिलकर बना फैटी एसिड, फैटी एसिड भी बना, उसी से मिलकर बना ग्लिसरॉल, बराबर। तो इस तरीके से प्रोसेस हुई और इस तरीके से कुछ बना, और ऐसे ही कुछ रिएक्शंस के साथ फाइनली और भी क्या बने? और भी कुछ सिंपल मॉलिक्यूल बने, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। जैसे कि यहाँ पे आ गया एमिनो एसिड, ये एक बन गया। दूसरा आप बोल सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स बने, नॉट एक्जेक्टली न्यूक्लियोटाइड्स, उसके अंदर आने वाले ना बेस पेयर बने, नाइट्रोजन बेस पेयर, मतलब के प्यूरिन्स एंड पायरिमिड्स बने, बराबर। कुल मिला के इस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गया, सही है। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस बचा रहे आगे लिखने के लिए, सही है। तो एमिनो एसिड बना, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस ले लेता हूं, चलो नाइट्रोजनस बेसिस बने, बोले तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिड्स बना, सही है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें और भी बनी, सही है। ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिक। अब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, उन्होंने क्या बनाया? पॉलीमरेज चेन बना दिया, पूरा का पूरा क्या बना दिया? चेन बना दिया, सही है। और अब जब चेन बनेगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा? तो यहां से बनेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जैसे आपको ऑलरेडी पता ही है
कि लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड बाय पेप्टाइड लिंकेज क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स बनना शुरू हो गया। उसी तरीके से नाइट्रोजनस बेस मतलब पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो उससे क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बन गया। उसी तरीके से आपको पता है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अगर ये मिलकर मतलब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे फैट और लिपिड। तो यहाँ पे फैट बन गया, लिपिड बन गया। उसी तरीके से ग्लूकोज का जब लॉन्ग चेन बन जाएगा तो उससे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बन गया। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो किस तरीके से प्रोसेस चल रही है, पहले फ्री आइटम्स थे, उन्होंने रिएक्शन करी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, उन्होंने कुछ रिएक्शन करी, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उनका पॉलीमराइजेशन लॉन्ग चेन बना तो क्या बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने आपस में और रिएक्शन करी, आपस में जुड़ने लगे, एग्रीगेट होने लगे, है ना। और एग्रीगेट होते 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 उन्होंने बना दिया प्रोटोसेल। क्या बना दिया उन्होंने, प्रोटोसेल बना दिया। तो ये साइंटिस्ट का मानना था कि प्रोटोसेल सबसे पहले बना हुआ, बराबर। अब प्रोटोसेल में उन्होंने दो चीज बताई, एक उन्होंने बताया कोसरवेट्स। क्या बताया उन्होंने, कोसरवेट्स। कोसरवेट्स में क्या था कि एक सिंगल लेयर थी पानी की, ओके, और उसके अंदर बाकी के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो उसके अंदर थे, बराबर है। नॉर्मली कोसरवेट्स इतना अच्छा प्रोटोसेल नहीं था, बट हाँ उसके अंदर पानी जा सकता था, उसके अंदर से पानी बाहर आ सकता था, मतलब वो श्रिंकेज कर सकता था, स्वेल कर सकता था, है ना, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना साइज इंक्रीज करना डिक्रीज करना ये कर सकता था, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। लेकिन उसके बाद और एक आया प्रोटोसेल के नाम पे, जिसका नाम है माइक्रोस्फीयर। तो माइक्रोस्फीयर भी क्या है, टाइप ऑफ प्रोटोसेल ही है, बराबर है। और ये प्रोटोसेल कैसे बने हैं, प्रोटीनोइड से बने हैं, ओके। ब्रांच चेन एमिनो एसिड जो होते हैं प्रोटीनोइड्स उसे बने हुए हैं। और ये थोड़े से एडवांस टाइप के प्रोटोसेल जैसा माना जाता है, क्योंकि माइक्रोस्फीयर में बहुत सारी कैपेसिटी थी कि वो श्रिंक भी कर सकते हैं, स्वेल भी कर सकते हैं, खुद का ग्रोथ भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कुछ केमिकल्स रिएक्शन से कुछ एंजाइम्स बना भी सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड बना सकते हैं। उसके बाद माइक्रोस्फीयर कुछ बर्निंग कर सकते हैं, है ना, बाइनरी फिजन कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये थोड़े एडवांस टाइप के प्रोटोसेल थे, बराबर। उसके बाद प्रोटोसेल के बाद प्रोटोसेल ने खुद को इंप्रूव किया 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 और फाइनली क्या आया उसके बाद आया फ्री जीन्स। क्या है यहाँ पे, फ्री जीन्स आया। फ्री जीन्स तो आपको पता ही क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए, है ना। तो बहुत सारे डीएनए आपस में जुड़ गए एंड यहाँ पे बन गया फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ये सबसे पहले बना, है ना। ये सबसे पहले क्या हुआ, देखो सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। तो ये डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है सबसे पहले बना होगा, बराबर है। तो इसको बना पड़ा फ्री जीन, तो यहाँ पे बना फ्री जीन आपके सामने ही है, बराबर। अब उसके बाद क्या बना, अब उसके बाद बना प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल बना होगा, सही है। तो यहां लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल डेफिनेटली के साथ ही आता है आपका यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन इसमें आपको यह समझना है सबसे पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल जो बना है, बराबर है, उसमें भी उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहा होगा। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल बना है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहा होगा, पहले वो रहा हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्यों, देखो उसमें सबसे पहले क्या रहा होगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या पानी में जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल थे उसका फ्रेगमेंटेशन करके, मतलब कि उसको तोड़ के उसको यूज करते थे एज पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, बराबर। उसके बाद आया ऑटोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले आया कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमोट्रॉफ्स आप ऑलरेडी जानते हो कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना, जिसको यूज करना है पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। और फाइनली उसके बाद आया फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब के सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाना। जैसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स आया, सही है, तो उसके बाद क्या हुआ कि यू नो साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने फोटोसिंथेसिस किया और फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट के अंदर O2 को रिलीज किया था, ठीक है। उसके पहले जो एनवायरनमेंट था, ये मैंने दिखाई नहीं है, लेकिन उसके पहले जो एनवायरनमेंट था उसको बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। क्या बोल सकते हैं उसको, ये था आपका रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। इसका मीनिंग क्या था कि यहां तक, मतलब टिल दिस फोटोट्रॉफ्स, ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि वो एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी और फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं था, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं था, बराबर है। तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। और ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ही सपोर्ट करता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को, फिर दिस पर्टिकुलर थिंग, सही है। तो ये आपको थोड़ा समझ के रखना है, ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड। चलो ठीक है। अब फोटोट्रॉफ जैसा आया, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आया जो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस जिसने किया, और फाइनली क्या किया उसने,
ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट किया एनवायरमेंट के अंदर। अब ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, ओजोन लेयर बना, मतलब ओजोन गैस बना, बराबर है। उसके बाद यू कैन से उसने मतलब फ्री जो ऑक्सीजन था उसने बहुत सारे रिएक्शन करे, CO2 के साथ रिएक्शन करी, मीथेन के साथ रिएक्शन करी और बहुत सारी चीजें और बनाना शुरू कर दी, बराबर। उसके बाद फाइनली प्रोकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ, होते 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 अकॉर्डिंग टू न्यू नीड उन्होंने बना दिया यूकैरियोटिक सेल। क्या बना दिया? यूकैरियोटिक सेल बना दिया, बराबर है। देखो आपको बताइए प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया के अंदर और यूकैरियोटिक सेल तो सब में होता है, फंगस ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, सब में होता है ना। अब यूकैरियोटिक सेल जो बना उसमें सबसे पहले क्या बना? उसमें पहले बना यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। क्या बना? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल बना, जो कि प्रोटिस्ट में होता है, प्रोटोजोन्स में होता है, बराबर। एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे नीड बढ़ती गई और जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता गया, ओके एनवायरनमेंट चेंज आता गया, न्यू नीड बढ़ती गई, उसके हिसाब से फाइनली क्या बना? ये हो गया अभी यूनिसेलुलर से हो गया मल्टी सेलुलर। तो फाइनली मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल बना, जो आज हम लोग हैं, ह्यूमन है, बराबर है, जो आज प्लांट्स है, जो आज बहुत सारे फंगसेस है, जो आज बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी है, राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। बट यहां तक कौन सा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। और यहां पे जब फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज किया साइनोबैक्टीरियम, तो उसके बाद ये क्या बन गया? नॉन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बन गया, और उसके बाद ये इवोल्यूशन आ गया ना, शुरू हो गया। सही है। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थियरीज, मॉडर्न एंड केमिकल थ्योरी गिवन बाय ओपेनहेम एंड हार्डन, किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हुआ होगा, राइट। इन्होंने ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, साइंटिस्ट ने मिलर्स एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी दिखाया गया है, ठीक है। उसको हम बाद में कभी बात करेंगे, बट आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हुआ है। थैंक यू सो मच।